हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के ईवीएस के 25 क्वेश्चंस को लेके। और आज हम 30 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन पे जब हम डिटेल में बात करते हैं तो वीडियो जो है लेंदी हो जाती है। तो आज हम 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और वो भी ईवीएस के। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं यूपी टेट में वन लाइनर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, और हम डिटेल में ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डेली कुछ नया सीख रहे होंगे, अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले देख लिया जाए कि क्या कह रहा है और किस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं कि ये यूपी टेट में इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान से कितना ज़्यादा क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जाता है। इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप पहले से अनुभव कर चुके होंगे कि क्या इस तरह से क्वेश्चंस के पैटर्न किस प्रकार से आ रहे हैं। जैसे आपने सीटेट में देखा किस प्रकार से क्वेश्चंस के पैटर्न बदले हुए थे, है ये नहीं। 2 फरवरी का एग्ज़ाम आप देख सकते हैं उठा के। कुछ लोगों को ईवीएस का पोर्शन टफ लगा, तो बिल्कुल ही मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे जब यूपी टेट की बात हो रही है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन का कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो बात कर लेंगे इस सारे जो ऑप्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, आपको बताना नहीं है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका असम में है। असम और जो है ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असम से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है मैं आपको बता दूँ। जैसे असम के बारे में और बात करी जाए कि और कौन कौन से जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपका एक हो जाता है मानस। ठीक है, तो मानस तो है ही पहला। ठीक है, उसके बाद काजीरंगा, जिसके बाद बहुत दूसरे नंबर, पहले नंबर पे तो वैसे काजीरंगा ही रखा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जो ऑप्शन हैं उनके बारे में बात कर ली जाए, तो गुजरात की बात करी जाए तो गुजरात में कौन कौन से हैं ये आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, और मध्य प्रदेश में कौन है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो यूपी टेट में उत्तर प्रदेश से उस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका लीक हो गया था एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था, जिसमें था आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आपको पता है मध्य प्रदेश भी अपने आप में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब आपका पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, इस तरह से है। ठीक है ना, आगे चल लेते हैं, या गुजरात के बारे में और बातें कर ले। तो गुजरात की बात करी जाए तो इसके बारे में कौन नहीं जानता है। गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ एशियाई शेरों को रखा गया है, और इसी के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, ये एशियाई शेर यहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये ऑप्शंस पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो अगली वीडियो है, आने वाली जितनी भी वीडियो हैं, आप तक पहले पहुँचे और आप उनसे कुछ पहले सीख पाएँ, कुछ डिटेल में सीख पाएँ। चलिए बात करते हैं एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, दूसरे क्वेश्चन की। तो एशियाई जंगली गधा कहाँ है। कच्छ का रण, काजीरंगा, रणथंभौर, पेरियार। तो आपको पता है कच्छ का रण कहाँ है, बताना नहीं है। गुजरात में कच्छ खाड़ी जहाँ बात होती है वहीं कच्छ का रण है। ये जो है आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ एशियाई जंगली गधे रखे जाते हैं। काजीरंगा मैंने आपको बता ही दिया कि काजीरंगा कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, असम का है। रणथंभौर आपका कहाँ का है, रणथंभौर सबसे ज़्यादा फेमस है राजस्थान में, क्योंकि रणथंभौर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सरिस्का से पूछ ले, सरिस्का से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। रणथंभौर तो सभी लोग जानते हैं, और नाम से ही पता चल जाता है कि ये राजस्थान का है ना, राजस्थान का है। पेरियार आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा जो पेरियार से क्वेश्चन पूछ जाता है तो ये केरल से है, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य। अब देख लेते हैं, मैंने एक साथ कुछ अभ्यारण्य को ही इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनकी बात कैसे भूल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। ये 2 क्वेश्चन हुए थे क्या अभी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे कार्ड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बात करी जाए कि ठंडे कार्ड
पक्षी अभयारण्य की, तो ये है आपका केरल में। और बात कर लेते हैं हम कि तमिल में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, या तमिल कर्नाटक की बात कर ले जाए स्पेशली, तो यहाँ से कौन कौन से पूछे जाते हैं आपके वन्यजीव अभयारण्य या और भी कुछ हुई गई। और बातें आगे करें तो ये आपका हो जाएगा एक कर्नाटक। कर्नाटक से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन एक है जैसे बांदीपुर आपका हो गया, ठीक है ना। एक अब मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कुछ है नहीं आईडी, जब सिलेबस में है तो हमेशा पढ़ना है कि नहीं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया और नागर हेल हो गया, इस तरह से है। और आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो आपका आंध्र प्रदेश में नागार्जुन हो गया, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान जो है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। केरल में आपका साइलेंट वैली हो जाता है, पेरियार हो जाता है, अन्नामुलाई जो है नेशनल पार्क हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अब सिलेबस में देखेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, अगर आप ये सब चीज़ें डिटेल में चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिलहाल आपको नोट तो मिल ही गया होगा, क्योंकि अगर इस टाइम सोशल मीडिया पे जितने लोग भी हैं, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप सच में बेहतर पढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक यूट्यूब पे कोई ऐसा है कि हाँ, ये सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ, आप ऐसे किसी चैनल से जुड़िए जो आपके सिलेबस को कंप्लीट कराए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊं या सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक लाऊं हर सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। चलिए बात करते हैं, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है। तो मानव के किस अंग पर की बात करी जाए, वो भी नाभिकीय विकिरण, तो आपको पता होगा, आपने इंटर में अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो नाभिकीय विकिरण की बात करें तो अल्फा और बीटा किरणों की जो धारा होती है तथा गामा किरण ना, गामा किरणें और अल्फा और बीटा किरण जो धाराएं हो गई उनकी, और खुद गामा किरणें जो है उन्हें परमाणु विकिरण कहते हैं। और परमाणु विकिरण का जो है रेडियम में, परमाणु नाभिक में ही अपने आप जो है विकिरण, जो किरणों का अध्ययन किया गया था, और उसी वजह से नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय रेडियम से निकला हुआ है, इसी वजह से इसको नाभिकीय विकिरण कहा जाता है, परमाणु विकिरण को ही। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो आप फिर से वीडियो पॉज करके या बैक करके सुन सकते हैं ध्यान से। मैंने बस इतना कहा कि अल्फा और बीटा कणों की जो धाराएं हैं और गामा किरणें क्या होती हैं, परमाणु विकिरण होती हैं। और परमाणु विकिरण जो है वो नाभिकीय विखंडन में रेडियम में, जो रेडियम है एक धातु है, एक प्रकार की धातु है रेडियम, आप इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो बिल्कुल एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी बातें नहीं हैं कि एक छोटी सी बात बता दी जाए तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। नहीं, आपको अगर परमाणु विकिरण, परमाणु विखंडन पर नाभिकीय विखंडन समझना है तो कम से कम आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है हमें ना इंटर में। तो इस तरह से तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, अगर आप समझना चाहेंगे तो चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो उसी वजह से अब नाभिकीय विकिरण उसका नाम रखा गया, क्योंकि जो है आपका परमाणु विकिरण में रेडियम को अपने आप, परमाणु में जो है तरंगों को अपने आप अध्ययन करते हुए पाया गया, तो उसमें तरंगें चल रही थी, तो इसी वजह से उसको नाभिकीय विकिरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, परमाणु विकिरण को ही। तो ऑप्शन की बात कर लें कि कौन सही होगा, तो वो हो जाएगा आपका आँखें, फेफड़े, अस्थि मज्जा नहीं, आपका हो जाएगा त्वचा। त्वचा में नाभिकीय विकिरण का प्रॉब्लम जब होता है, जो तरंगे आती हैं वो सीधे त्वचा पे इफेक्ट करती हैं, तो त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं हमें, और त्वचा से संबंधित दिक्कतें होती हैं। मृदा परिच्छेदिका की बात करी जाए तो इसके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं बहुत पहले मैंने वीडियोज़ बना रखी थी, करीब 1 महीने 1.5 महीने पहले। तो आप चाहे तो जाके उन वीडियोज़ को देखें, बहुत डिटेल में बातें की गई हैं। यहाँ पर बात ज़्यादा करी जाएगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ ऑप्शन ही बताई जाए, लेकिन क्या करूँ, आदत ही नहीं मानती है ना, क्या किया जाए। एज अ टीचर थोड़ा सही हो जाता है, जब तक समझ में ना आए तब तक ठीक नहीं लगता। तो मृदा परिच्छेदिका का सह जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, वो कौन सा सनस्तर है, ए है, बी है, आर है, ओ है। तो इनके बारे में डिटेल में बात करी जाए कि सनस्तर क्या है, मृदा परिच्छेदिका क्या है। बहुत ही इजी चीज़ें हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आती हैं, और ये पहले आप पढ़ चुके हैं। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा ओ सनस्तर, ऑप्शन सही हो जाएगा 5वें का। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिक यंत्र नहीं, तंत्र। ठीक है, तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय, तो सामुद्रिक। तो समुद्र जो है, समुद्र आपका वो सबसे बड़े भाग में पृथ्वी में फैला हुआ है, आपको पता है 71%। ठीक है ना, जो है आपका जल है
तो इसमें पीने योग्य जल कितना है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। इसमें मरुस्थलीय घास के मैदान पर्वतीय क्षेत्र से ज़्यादा सामुद्रिक क्षेत्र है हमारी पृथ्वी पर, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है। मानवोद्भवी मतलब मानव द्वारा जो उत्सर्जित किए जाते हैं, किसके कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट मानव द्वारा सबसे ज़्यादा जो है कौन सा गैस या किसके कारण से मानव के द्वारा कौन सा ऐसा गैस है जो मानव के उत्सर्जित करने से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो आपको पता है सबसे सही ऑप्शन क्या है, वो है आपका सातवें का पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आप बताएं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कैसे उत्सर्जित करते हैं ये बताएं। अब मीथेन की बात करती है तो ये हमारे ईंधन में, जैसे लकड़ी को जलाने पर मीथेन का जो है ईंधन में उत्सर्जन हो जाता है मीथेन का, उसी प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है आखिर। ठीक है, इस तरह से आप बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में, नहीं पता है तो भी बता दें। पृथ्वी की क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है, सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो आपको पता है कि पृथ्वी की बात करी जाती है, पृथ्वी की तीन, अगर पृथ्वी की संरचनाओं के पृथ्वी की संरचना ये हमारे में चैप्टर ही है यूपी टेट में, है कि नहीं। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से किन किन गैसों की अधिकता है और किस तरह से पृथ्वी की संरचना है, उस पर बात कर लेते हैं। फिलहाल पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तो 8वां का ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। अब देख लेते हैं पृथ्वी के सभी जो है पृथ्वी की परत की। तो पृथ्वी अगर हम इस तरह से काट लेते हैं, आपका पृथ्वी का एक 36 भाग देख लेते हैं कट करके, तो इसके आपके 3 भाग हैं। ठीक है ना, 3 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका क्रस्ट, ये हो जाता है आपका मेंटल, ठीक है, और ये वाला आपका हो जाता है, कुछ उल्टा हो गया ना, देखते हैं ये क्या है आपका, ये कोड है। इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में करके देख लेते हैं, ऐसे ऐसे, ये वाला समझ में आता है ना, मुझे आता है, आपको शायद। तो यहाँ पे हो जाता है ये वाला भाग जो होता है क्रोड हो जाता है, ये वाला भाग जो हो जाता है आपका मेंटल हो जाता है, और ये वाला आपका क्रस्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। अब इसको इस तरह से काट के देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कोड हो गया सबसे नीचे वाला, यहाँ पे आपका मेंटल हो जाएगा, और ये आपका क्रस्ट हो जाएगा। और सबके अलग अलग परतें हैं, सबका अलग अलग परत है। जैसे कोड को नीफे परत कहते हैं, ठीक है ना, और मेंटल को सीमा परत कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है द्रव, ठीक है ना, गैस, इसी वजह से। और क्रस्ट की बात करी जाए तो क्रस्ट को सियाल परत कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से ये परत जो होती है बनी हुई होती है, इसी वजह से। तो इसी वजह से ये ऑप्शन जो है पृथ्वी का ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध जो है वो है सिलिकॉन, क्योंकि ये क्रस्ट का कहने का मतलब है सबसे ऊपरी भाग है पृथ्वी का। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार स्थित है कहाँ, उन्नाव जनपद में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, सिद्धार्थनगर में। आप ये बताएं, अगर यूपी से हैं तो आप इन ऑप्शन में से ना कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 9वें का ऑप्शन हो जाएगा उन्नाव जनपद। और अगर आप उन्नाव जनपद से हैं तो बताएं कहाँ है, किस प्रकार से, क्या आपने सच में ये नवाबगंज पश्चिमी बिहार देखा है कि नहीं देखा है, कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा फिलहाल। ठीक है, आगे देखते हैं। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है फैन, हीटर, रंगीन टीवी, ट्यूब, रोशनी। तो 10वें का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तीसरा, रंगीन टीवी जो है वो विकिरण का सबसे हानिकारक बड़ा स्रोत है। ठीक है ना, और सबके घर में है, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर न हो। जीवाणु एक्टिनोमाइसिस व कवक को कहते हैं भस्पोषी उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता आप समझते हैं किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। ग्रामा का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, वह कवक, अगर आप एक्टिनोमाइसिस नहीं समझ सकते तो आप कवक समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक अपघटक है जो एक दूसरे किसी भी जीव पर आश्रित रह लेते हैं, या इनको अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे किसी जंतु की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये सहभागिता करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और अपना जीवन भी यापन कर लेते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा होता है दोनों लोगों को।
देखिए आगे देखते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से, और इसके पहले मैं बता दूं, इसके पहले कवक से, जीवाणु, विषाणु से होने वाले मैंने क्वेश्चंस लिए थे। इसके जस्ट पहले ही मैं उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर जाके देखें। मात्र 20 मिनट की वीडियो वो भी है। आगे देखते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उत्पादक। तो प्राथमिक उत्पादक आपको पता है हरे पौधे हैं, और ये तो दूसरों को हमेशा हेल्प करते हैं, ये खुद कुछ नहीं लेते। हाँ, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं वायुमंडल से, और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इसके अलावा ये और कुछ नहीं लेते। आगे देखिए और क्या, इस 12वें का क्वेश्चन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, तृतीय उपभोक्ता, क्योंकि इनकी ये छोटे छोटे होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, और इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसी वजह से ऊर्जा का उपभोग ज़्यादा करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नए समुदाय का खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है। नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है तो क्या है? अभिगमन द्वारा, प्रतियोगिता द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा, या जलवायु द्वारा। तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे, और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है। तो इससे सही ऑप्शन है ये आपका चौथा, जलवायु द्वारा किसी नए समुदाय का प्रत्यागमन हो जाता है। जलवायु अगर बदलता है तो आप देखते हैं बहुत सारे पशु पक्षी हमारे यहाँ नए नए देखने के लिए मिलते हैं, तो वही बात हो रही है। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट, एक्सिलोफाइट, कैज्मोफाइट, लिथोफाइट, ये सब एक ही में रहेगा। फिलहाल ये अलग अलग हो गया है, फाइट। ठीक है, तो फाइट तो हेलोफाइट क्या है? यही है आपका लवणीय मृदा में। लवणीय मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लवण हो, खारा पानी, जैसे कहते हैं ना खारा पानी, पानी का खारा होना किसकी वजह से? क्योंकि उसमें लवणीय मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब कि नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है पानी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका सही 14 का पहला। हेलोफाइट। अब देख लेते हैं कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी हेलोफाइट जैसे लवणीय मृदा में उगने वाले सबसे ज़्यादा वो भूमि जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा हो, आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो, वहाँ पे ये पौधे उग जाएंगे। लिथोफाइट, पत्थरों पर जो पौधे उगते हैं, पहाड़ों पर जो पौधे या वृक्ष उगते हैं, वो लिथोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, और ऑक्सिलोफाइट देख लेते हैं। तो ऑक्सिलोफाइट की बात करें तो ये प्लास्टिक सर्जरी एक प्रकार से, जो आपके कील मुहासों को ठीक करती है, या बहुत से ऐसे है कि झुर्रियों को ठीक करना, तो प्लास्टिक सर्जरी एक तरह से है आपकी ऑक्सिलोफाइट। कैज्मोफाइट की बात करें क्या, क्योंकि ये एक प्रकार से अपने में ही अलग है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैली के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी थी? यहाँ रोक दिया था पूरी तरह से प्लास्टिक की थैलियों पर। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। 15 क्वेश्चन का पहला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील, माफ़ करिएगा, लवणता पाई जाती है किसमें? ग्रेट सॉल्ट लेक में। ग्रेट सॉल्ट लेक है तो कहने का मतलब इसमें ज़्यादा लवणता होगी? नहीं, नाम है इसका लेकिन ये है नहीं। मृत सागर, प्रशांत महासागर, तो वॉन झील सबसे सही है। आपको पता है वॉन झील कहाँ है? ये तुर्क में है। और तुर्क की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा किस जगह पे वॉन झील है, क्या वो आप बता सकते हैं क्या? एकदम जो एग्जैक्ट जगह है उसकी, वो है आपका अनातोलिया। आप क्या बताएंगे? मैं ही बता देती हूँ, अनातोलिया। और ये क्या है, कहाँ है? तुर्क है, तुर्की में है। आप समझ रहे हैं तुर्की कहाँ है ना। धरातल पर तापमान का निर्धारण एवं वितरण किया जाता है? विषुवत रेखा द्वारा, देशांतरों द्वारा, वायुमंडल द्वारा, या अक्षांशों द्वारा? तो सही ऑप्शन 17वें की बात करी जाए तो अक्षांशों द्वारा ही धरातल के तापमान का निर्धारण और वितरण किया जाता है। लौटते हुए मानसून शीतकालीन द्वारा, शीतकालीन ठीक है, गर्मी की बात नहीं, ग्रीष्मकालीन नहीं, शीतकालीन की बात हो रही है, क्वेश्चन में दे दिया है। द्वारा किस प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, या उत्तर प्रदेश? तो आपको पता है कि 18वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो तमिल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इस तरह से, जैसे अपना अब भारत है, यहाँ सागर है ना, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से जो है वर्षा के बादल बनते हैं और इधर से जाते हैं, तो लौटते हुए यहाँ पे तमिलनाडु पे वर्षा होती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं वायुमंडल के परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारण है तापमान, आर्द्रता, वायु ऊष्मा। तो सही ऑप्शन जो 19 का हो जाएगा वो है आपका पहला, तापमान के कारण ही वायुदाब का परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से मतलब दिखाई देता है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे। सिल्वर आयोडीन उपयोगी है क्योंकि यह सहयोगी है। कृत्रिम वर्षा में, चिकित्सा में, खाद्य में, वृक्षारोपण में सिल्वर आयोडीन क्या है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता ये किस प्रकार से
आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन सही है। अभी अपने जल्दी जल्दी इसका जो है सऊदी अरब में देखा होगा, कृत्रिम बादल बना के लोगों ने वर्षा करवाई और बाढ़ आ गई थी वहाँ। आई थिंक आपको पता होगा, एक बहुत ही फेमस न्यूज़ था। तो सिल्वर आयोडीन इसीलिए है, बादल बनाने के लिए काम में आती है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक है। सीएनजी किसने नहीं देखी होगी सीएनजी गैस, भाई सबने देखी होगी। मेथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहला मेथेन गैस। और मैंने ये भी बताया मेथेन गैस हम कैसे, मानव द्वारा कैसे उत्सर्जित की जाती है अनजाने में। हमें अपना पेट भरने के लिए जो है पर्यावरण से भी दुश्मनी ले लेनी पड़ती है, क्योंकि मेथेन ईंधन सभी लोग लगभग यूज करते हैं। भले ही गैस सिलेंडर सबके पास महंगा इतना ज़्यादा है, कौन बनाएगा उस पर। चलिए आगे बात करते हैं। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी मिलती है, सही बात है। प्रदूषण के प्रभाव से बचने का उपाय भी वहीं से मिलता है, पर्यावरण शिक्षा से ही। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में कमियां भी बताई गई हैं, रोकथाम भी बताई गई है, उपचार भी बताए गए हैं, और क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए ये भी बताया गया है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में निर्मित की गई वास्तुकला की स्थापना किसने की थी। चैपमैन टेलर ने, पैट्रिक जैडिस ने, जॉन डीवी ने, बेसिंग ने। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 23 का, जो है वो आपका दूसरा हो जाएगा, पैट्रिक जैडिस ने। ठीक है, इनके बारे में तो आपने अगर नहीं सुना होगा तो आप सर्च करके देख लें क्या है कैसे है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आज तो हम लोगों ने बहुत जल्दी करी। 25 क्वेश्चन को हमने मात्र 21 या 23 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे हम लोग, अच्छा काम है। गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। गंगोत्री, कन्नौज, कैथी, हाजीपुर या वैशाली। हाजीपुर मतलब वैशाली, इसका नाम बदल जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन हाँ इसलिए कोष्टक में लिख दिया गया कि वैशाली। गंडक नदी का संगम की बात हो रही है, तो 24 का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा जो, वो हो जाएगा आपका यही जो वैशाली है। क्योंकि हाजीपुर जल्दी समझ में नहीं आता, वैशाली सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतिहास से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं ना, इसलिए ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं। जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किसको नहीं पता होगा। जो लोग यूपी के होंगे बच्चों को पता है, जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको तो पहले पता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो अपने बाबा दादा या जो भी थोड़े मोड़े पढ़े लिखे लोग होंगे उनसे पूछेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसके ऑप्शन क्या पढ़े जाएँ, इसका सही ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा। आप नहीं कहते 19 करोड़ जनता, 19 करोड़ जनता, 19 करोड़, तो वो यूपी की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये थे ईवीएस के 25 क्वेश्चन जो यूपी डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे ख्याल से, और आप भी अनुभव कर लिए होंगे कि हाँ ये कितने इंपॉर्टेंट हैं आने वाले आपकी परीक्षाओं के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, आपको लगा है कि हाँ इसमें थोड़ी सी लगी है, टाइम भी लगा है, मेहनत भी लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। और आई थिंक आपका स्कोर ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि कुछ टफ क्वेश्चंस थे ही नहीं, सब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल थे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब अगली वीडियो तक आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।